बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 14 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालिया मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की तरफ से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 14 सफ़ा नंबर 139 से। अनुजीत, तुम जरा इन्हें डील करना, मेरा घर पहुंचना जरूरी है। ठीक है। ये कहकर उसने कुछ फासले पर कार रोक दी। अनुजीत उतर गया तो उसने ड्राइविंग संभाल ली। फिर वो वहां नहीं रुका और सीधा घर चला गया। कार से उतरते हुए उसने किसी हद तक हैरान होकर हरप्रीत की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसा करो, चाय की तेज प्याली बनाकर ऊपर मेरे कमरे में आ जाओ फौरन। क्या ज्योति से ना कह दूं? उसने कुछ ना समझते हुए कहा। तब तक वो अंदर की तरफ जानब चल दिया था। जो तुम मुनासिब समझो। ये कहते हुए वो सीढ़ियां चढ़ गया। वो अपने कमरे में पहुंचा, लैपटॉप उठाया और उसे ऑन करके सोफे पर बैठ गया। वैंकूवर से इसका खास दोस्त जसमिंदर सिंह डल्लू ऑनलाइन था। हाँ बोलो, उसने कहा। तुम्हें रविंदर सिंह के बारे में मालूमात चाहिए थी ना? हाँ तो? वो तेजी से बोला। वो मैंने तुम्हें मेल कर दी है, तस्वीरों और नक्शों के साथ। पढ़ने के बाद डिलीट कर देना। बाकी मैंने अमृतसर में सारा सेटअप कर दिया है। बस तुम्हें वहां पहुंचने की तारीख बताना होगी। बाकी सारा इंतजाम वो कर देगा। मैं आज ही निकलूंगा और रात के किसी पहर वहां पहुंच जाऊंगा, या मुमकिन है शाम से पहले, उसने जोश भरे लहजे में कहा, जिसमें काफी हद तक गुस्सा छलक रहा था। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ। अमृतसर जाते ही राब्ता करना और उस बंदे पर आंखें बंद करके एतमाद करना। वो बहुत भरोसेमंद है। तुम नहीं जानते, उसकी आधी से ज्यादा फैमिली उधर ही है। जसमिंदर सिंह ने उसे पूरे एतमाद से बताया। ठीक, भेजो नंबर। और हाँ, ये सब कुछ मैंने उसी से हासिल किया है, मेरे पास महफूज है। जब चाहे दोबारा भेजूंगा, लेकिन तुम कोई रिस्क न लेना। ओके, मैं समझ गया, जसपाल ने तेजी से कहा। फिर कुछ वक्त तक उनमें आपस की दोस्तों और फैमिली के बारे में बातें हो रही थी कि हरप्रीत आ गई। तभी उसने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। चंद मिनटों बाद जसमिंदर ऑफलाइन हो गया था। तभी उसने अपना इनबॉक्स खोलते हुए कहा, हरप्रीत, मैं अभी कुछ देर तक अमृतसर जा रहा हूँ। क्यों, अकेले ही? उसने हैरत से पूछा। हाँ, अकेले ही। क्या तुम जाना चाहोगी मेरे साथ? और जहां तक क्यों का सवाल है, वो तुम्हें अभी बता देता हूँ। इस वक्त तक इनबॉक्स खुल चुका था और एक मेल पर उसने क्लिक कर दिया। अगले ही लम्हे इनके सामने एक सफा खुल गया जिसमें तस्वीरों के साथ साथ रविंदर सिंह के बारे में तफसीलात बताई गई थी। ओह, ये क्या? हरप्रीत के मुंह से बेसाख्ता निकला। जान गई हो मैं अमृतसर क्यों जा रहा हूँ? ये भी तो देखो जस्सी, इतना प्रोटोकॉल, इतने बॉडीगार्ड और ये महलनुमा घर, तुम ये सब अकेले कैसे कर लोगे? वाह, गुरु पर भरोसा रखो हरप्रीत, सब होगा। यही तो करने आया हूँ। उसने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा। उसकी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर थी और उसमें दी गई मालूमात को वो ज़हन नशीन कर रहा था। तो फिर जैसी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अचानक हरप्रीत ने कहा तो वो चौंक गया। क्या कहा तुमने? वो किसी हद तक हैरत से बोला और उसकी तरफ देखकर कदरे अफसोस भरे लहजे में बोली, मैंने किसी गैर जुबान में तो बात नहीं की, मैंने वही कहा है जो तूने समझा है। हरप्रीत, ये कोई बहस नहीं है और मैं किसी सैर पर नहीं जा रहा। न जाने हालात कैसे होते हैं और मैं उसे समझाना चाहा तो वो खड़े होते हुए बोली, मुझे ये बताओ जाना कब है? मैं अपने तौर पर तैयार हो जाऊं। ओके, लेकिन कुलजीत फूफो को तुमने खूब खुद जवाब देना है, मैंने नहीं। उसने एकदम से कहा तो वो सुने बगैर कमरे से निकलती चली गई। जसपाल उसे जाते हुए देख रहा था, फिर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। दोपहर ढलने वाली थी जब वो ओगी प्रिंट से निकले। कुलजीत कंवर ने उन्हें बड़ी दुआएं देकर विदा किया था। अनुजीत उन्हें जलंधर तक छोड़ने गया था। वहां से आगे वो बस के जरिए जाना चाहते थे। वो तीनों खामोश थे।
और इसी खामोशी में वो जालिंदर जा पहुंचे। बस स्टैंड पर जब वो सामान उतार चुके तो जसपाल ने अनुजीत से बगलगीर होते हुए कहा, चल अब तू जा, शाम होने से पहले पहले ओगी वापस पहुंच जा और बेबे का बहुत ख्याल रखना, और तुम भी। अनुजीत ने गर्मजोशी से कहा और फिर हरप्रीत से मिला और गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। अमृतसर जाने वाली बस तैयार थी। रात का पहला पहर खत्म होने को था जब वो अमृतसर पहुंच गए। रास्ते में ही उसे जसमिंदर के दिए हुए नंबर पर कॉल की थी। वहां से एक लड़की ने कॉल रिसीव की। वो इसे जानती थी और बस स्टैंड पर ही मिलने को कहा। वो बस से उतरकर इर्द गिर्द निगाहें दौड़ा रहे थे कि जसपाल का सेल फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर वही नंबर देखा और कॉल रिसीव कर ली। तभी हेलो के जवाब में लड़की ने कहा, आपने स्याह पतलून पर नीली धारीदार सफेद शर्ट पहनी है ना, और उसके साथ में कास्नी रंग के। हाँ हाँ, उसने जवाब दिया। तो मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। मैंने स्याह सूट पहना है, सफेद शर्ट पर टाई। मैंने देख लिया, जसपाल ने कहा और सामने एक कान के साथ फोन लगाए लड़की के हाथ में एक फोन देखा तो उसे हाथ से इशारा किया। वो उनकी तरफ बढ़ आई और फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए शुष्ता अंग्रेजी में बोली, मैं किरणजीत कंवर, आप मुझे किरण बुला सकते हैं। अमृतसर में मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ। फिर हरप्रीत से हाथ मिलाकर बहुत प्यार से कहा, बहुत खूबसूरत हैं आप, आइए चलिए। ये कहते हुए वो किसी रोबोट की मानद पलटी और फिर चलती चली गई। वो अपना सामान उठाकर कुछ फासले पर खड़ी 4 व्हील जीप में जा बैठे। ड्राइविंग सीट पर एक सेहतमंद नौजवान बैठा हुआ था जिसका साफ रंग, तीखे नकूश, क्लीन शेव और चेहरे पर बला की संजीदगी थी। किरण और हरप्रीत पिछली नशिस्त पर बैठ गए और जसपाल पैसेंजर सीट पर बैठ गया तो उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कमल वीर सिंह हूँ, आप मेरे पास ही आए हैं। जसपाल ने हाथ मिलाते हुए कहा, मतलब आप मेजबान हैं? जी, और किरण मुझसे बढ़कर आपकी मेजबान साबित होगी, उसे धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर बैक मिरर में हरप्रीत की तरफ देखकर बोला, आप हरप्रीत है ना? ये कहते हुए उसने गियर लगा दिया। हाँ, क्या तुम जानते हो मुझे? उसने पूछा। अभी कुछ देर पहले जसमिंदर ने बताया था। खैर अच्छा है, मेरी और किरण की मौजूदगी में जसपाल को बोरियत नहीं होगी, उसने इशारे में कहा और फिर हल्का सा कहका लगाकर हंस दिया। फिर जसपाल से मुखातिब होकर बोला, वो सब कंप्यूटर से साफ कर दिया था ना? हाँ बिल्कुल। और हमने कब? वो कहना चाह रहा था कि कमलवीर बोला, ये बातें हम घर जाके करेंगे, अभी तो आप अमृतसर को समझिए और इसे देखने की कोशिश करें। बड़ा तारीखी शहर है। क्या तुम नहीं समझते हो? जसपाल ने पूछा। मैं तो न जाने कब का समझ चुका। अगर फकत मैंने ही समझना होता ना तो आपको यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? उसके लहजे में गहरी संजीदगी थी। चलें घर जाके समझ लेते हैं, उसने कहा और खामोश हो गया। कमलवीर तेजी से जीप भगाए लिए जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक पोश इलाके में था। वहां जदीद तर्ज पर घर बने हुए थे। यूं दिखाई दे रहा था जैसे यहाँ अमीर तबके के लोग ही रहायश पजीर हैं। फिर एक मोड़ मुड़ने के बाद कमलवीर ने कहा, जसपाल गौर से दाएं तरफ देखो, ये रविंदर सिंह के घर पहचान लोगे ना? हाँ वो रहा सामने। उसने एक घर पर निगाह टिकाते हुए कहा तो कमलवीर बोला, एक ही नजर में देख पाओगे? हमने यहाँ रुकना नहीं है। ओके। ये कहकर वो खामोश हो गया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका दिल चाह रहा था कि अब भी उतरे और दनदनाता हुआ अंदर घुस जाए। सामने ही कहीं रविंदर सिंह मिले और वो अपने पिस्टल की सारी गोलियां उसके भेजे में उतार दे, मगर ये महज ख्याल था। उसने अपना सर झटका और सामने देखने लगा। जसपाल जी, जो दिल चाहे करना, हम भी यहीं और ये भी यहीं। कमलवीर ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तब वो धीरे से मुस्कुरा दिया। इस पोश इलाके से निकलने के बाद कुछ देर बाद वो एक ऐसे इलाके में जहां पहुंचे जहां अभी इतनी आबादी नहीं हुई थी। बड़े बड़े घर थे, लेकिन अभी कई जेरे तामीर थे। एक खू का आलम था। चांदनी के साथ भर के कुमकुमों से बहुत हद तक रोशनी फैली हुई थी। वो एक किला नुमा घर के सामने रुक गए। बहुत जल्द ही गेट खोल दिया गया तो जीप समेत पोर्च में जा रुके। ये ले जी, हमारा घर आ गया।
कमलवीर ने कहा और उतर गया। वो सब भी उतर कर अंदर की जानिब चल दिए। पहले पहल तो यूं लगा जैसे उनके अलावा कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे कुछ मुलाजिम और मुलाजमाएं नजर आना शुरू होगी जो लफ्जों से ज्यादा इशारे समझते थे। यहाँ किसी भी किस्म का तकल्लुफ नहीं, आप अपने कमरे से हो आए, फिर डिनर करते हैं। जसपाल ने सर हिलाया तो किरण ने लेकर कमरे की तरफ चली गई। शहाना अंदाज में सजाएगा कमरा इनका मुंतजिर था। कैसा लगा तुम्हें कमल और किरण? मतलब डबल के, हरप्रीत ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी उसका काम देखकर, जसपाल ने मुख्तात अंदाज में कहा और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। निहायत पुरतकल्लुफ डिनर के बाद जब बर्तन उठाए जाने लगे तो वो चारों ड्राइंग रूम में आ गए। कमलवीर ने अपना लैपटॉप खोल लिया और वैसे ही मालूमात का सफा निकाल लिया। फिर बोला, ये है रविंदर सिंह का घर। आज वो यहाँ नहीं, दिल्ली में है, लेकिन उसका पुत्र हरदीप सिंह आज इधर ही है, वरना ये अपने बाप के साथ ही होता है। इसकी पत्नी और बेटा भी यही हैं। अभी हम यहाँ से कुछ देर बाद निकलेंगे। वाह, अभी? हरप्रीत के मुंह से बेसाख्ता निकला तो कमल और किरण ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। फिर चंद लम्हे देखते रहने के बाद वो स्क्रीन पर देखकर बोला, ये इसके घर का नक्शा है। फिर एक जगह निशानदेही करके बोला, यहाँ से हमने अंदर जाना है। हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस इमारत में कुत्ते नहीं हैं। हरदीप सिंह को कुत्ते पसंद नहीं हैं, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी पर बंदे ज्यादा लगाए हुए हैं। ये इमारत में दाखिल होने का बेहतरीन पॉइंट है। उसने माउस के तीर से एक जगह की निशानदेही करते हुए कहा। फिर उसके साथ ही वो प्लान की तफसीलात बताने लगा, जिसे चंद मिनट तक सभी ने खामोशी से सुना। तभी जसपाल ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा, तो फिर कब तक चलने का इरादा है? बस अभी कुछ देर बाद। मुझे एक फोन कॉल का इंतजार है, किरण ने कमल की तरफ देखते हुए कहा। ओके, वो गर्दन हिलाते हुए बोला तो हरप्रीत उठकर अंदर चली गई। चंद मिनट तक उनमें खामोशी रही। फिर बोरियत से उकताते हुए जसपाल प्लान के मुख्तलिफ पहलू पर बात करने लगा। इतने में हरप्रीत पलट आई। उसने ब्लू जीन और स्याह टी शर्ट पहनी हुई थी। अपनी जुल्फे कसकर पोनी की सूरत में बांध ली थी। टी शर्ट के ऊपर उसने जैकेट पहनी हुई थी जो स्लीवलेस थी। पाँव में ग्रे जॉगर, वो पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही थी। सभी ने एक निगाह इसे देखा। मुमकिन ने कोई तबसरा होता, लेकिन ऐसे में किरण का फोन बज उठा। हेलो के बाद वो कुछ देर सुनती रही, फिर ओके कहकर फोन बंद कर दिया। हरदीप सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ इस वक्त ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद है। वो इनके साथ बैठा एक दिलचस्प इंडियन फिल्म देख रहा है जो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मजीद चलेगी। सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? कमल ने संजीदगी से पूछा। वो तो वही है, रिहायशगाह के सामने की तरफ ड्रामा करना होगा, किरण ने कहा। ओके, आओ चलें। कमल ने कुर्सी पर हाथ मारते हुए कहा तो वो सभी उठ गए। वो एक ही जीप में निकले थे, लेकिन 2-3 चुराहों के बाद 2 कारों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। ये इन्हीं के साथ थे। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो उस पोश इलाके में पहुंच गए। तभी कमल ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा, जसपाल, यहाँ कुछ करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन करके फरार होना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी का इंतजार किए बगैर जिसे निकलने का चांस मिलता है वो निकल जाए। सबने सुन लिया, मगर बोला कोई नहीं। वो कुछ फासले पर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी को देख रहे थे। अगले चंद मिनट में वो उसकी रिहायशगाह पर पहुंच गए। कमल ने वहां गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि सड़क के साथ ही टर्न ले लिया और इमारत के पिछली तरफ जाकर रुक गए। स्ट्रीट लाइट हर जानब रोशन थी। उन्होंने गाड़ी रुकते ही चश्मे ज़दन में इधर उधर देखा और बाउंड्री वॉल के साथ लगकर बैठ गए। उस तरफ झाड़ी नुमा पौधे और छोटे फूल और दरख्त थे। चंद लम्हे दुबके रहने के बाद कमल उठ खड़ा हुआ। किरण भी उसके साथ खड़ी होगी। कमल ने अपने हाथ जोड़कर पेट के साथ लगाए। किरण ने उस पर पांव रखा और हारदार तारों के तले चार दीवारी पर हाथ को मजबूती से जमाया। दूसरे हाथ से कटर निकाला, फिर बड़ी एहतियात से लोहे की तार काट दी। एक लम्हे के लिए वो साकत हो गई। उन्हें बता दिया गया था कि हारदार तारों में बिजली के रो को बंद कर दिया गया है।
लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी थी। तार कटते ही अलार्म बजते तो सारा मामला ही ठप हो जाता, मगर कुछ ना हुआ। इससे साबित हो गया था कि अंदर की मालूमात दुरुस्त हैं। तभी किरण ने होले से कहा, ओके, कट गई। गार्ड? कमल ने हल्के से पूछा। सामने तो नहीं है, उसने सरगोशी में कहा। चलो फिर, उसने कहा तो किरण उछक कर ऊपर उठ गई। उसी लम्हे जसपाल और हरप्रीत ने भी ऐसा ही किया। हरप्रीत ऊपर पहुंच गई। उसी वक्त तक दोनों चारदीवारी की दूसरी तरफ कूद गई थी। जब कमल ने जसपाल को ऊपर चढ़ने में मदद दी थी, जसपाल दीवार पर चिपक कर लेट गया और उसने एक बाजू से कमल को सहारा दिया। वो आनन फानन पैर जमाता ऊपर उठ गया। इस सारे अमल में उसे 1 से 2 मिनट सर्फ हुए और वो चारदीवारी की दूसरी तरफ दबाकर बैठ गए थे। इसी असना में 2 कारों के टायरों के चिरचिराने की तेज आवाज गूंजी। प्लान यही था कि रिहाइशगाह के सामने 2 कारें आमने सामने यूं रुकेंगी जैसे हादसा हो जाने वाला हो। फिर दोनों तरफ के लोग उतरकर एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, यहाँ तक कि असला निकल आएगा। यही वो वक्त था जब हमने अपने तौर पर हरदीप सिंह तक पहुंचने की कोशिश करनी थी। वो रिहायशी इमारत का पिछला हिस्सा था। उस तरफ गार्ड्स होने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इधर ना आएंगे। एक बड़े सारे बरामदे के अंदर की तरफ एक दरवाजा था। उसकी हालत से लगता था कि वो बंद ही रहता होगा। जिस कमरे में मुतवक्का तौर पर हरदीप मौजूद था, उसके साथ ही एक लोहे का पाइप ऊपर तक जाता था। जसपाल तेजी से इस पाइप पर चढ़ने लगा, लेकिन कमर और किरण उसी दालान में तारीकी का हिस्सा बन गए। नीचे हरप्रीत कुंवर खड़ी थी। जसपाल ऊपर पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा उसे 1 मिनट लगा होगा। वो खिड़की तक पहुंच गया। बाहर की तरफ से लोगों की हल्के हल्के शोर की आवाजें आने लगी थीं, जो यकीनन वहां पर बहुत ऊंची होंगी। जसपाल ने खिड़की में से देखा, सामने टीवी चल रहा था। उसके सामने पड़े सोफे पर एक मर्द, औरत और बच्चे की गर्दनें दिखाई दे रही थी। बिलाशुबा खिड़की का शीशा टूटने से आवाज पैदा होनी थी, मगर ये रिस्क उसे लेना था। उसके साथ ही अंदर की तरफ तो शीशा था, लेकिन बाहर लोहे की मजबूत जाली थी जिसे वो फौरन काट नहीं सकता था। यही इसकी राह में रुकावट थी, वरना उसका दिल चाह रहा था कि अंदर जाकर खुद अपने हाथों से हरदीप सिंह का गला दुबा दे और फिर इस पर मट्टी का तेल छिड़ककर अपनी आंखों से इसके जलने का तमाशा करे। इसके पास अपनी इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वक्त नहीं था। उसने आनन फानन शीशा तोड़ दिया, जिससे अंदर बैठे हुए लोगों ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। उसके सामने हरदीप सिंह था, जो हैरत से खिड़की की जानब देख रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझता और किसी पनाहगाह में छुप जाता, उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। यके बाद दीगरे 3 फायर हुए। एक फायर उसके चेहरे पर लगा, जिससे खून का फुवारा उबल पड़ा। वो मजीद वहां रुकना नहीं चाहता था। वो फौरन नीचे की तरफ लपका। खिड़की में से चीखने चिल्लाने और कराहों की आवाजें आने लगी थीं। उस वक्त तक कमल दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया था। किरण ने अपना पांव उसके हाथों पर रखा और चारदीवारी पर जा पहुंची। ऐसा ही हरप्रीत ने किया, फिर जसपाल, और आखिर में कमल ने इसे ऊपर उठा लिया। चश्मे जदन में वो चारों दीवार के पार थे। रिहायशी इमारत के अंदर भगदड़ मर चुकी थी। एक कोहराम था जो उठ गया था। अब उनके पास एक एक लम्हा कीमती था। वो चारों तकरीबन एक ही वक्त में बैठे थे। चाबी इग्निशन में थी। कमल ने स्टार्ट करके चाबी घुमाई। इंजन जागते ही उसने गाड़ी भगा दी। वो इस पोश इलाके का मेन गेट बंद हो जाने से पहले वहां से निकल जाना चाहते थे, वरना गाड़ी छोड़कर गलियों और दुकानों के रास्तों में से निकलना था, और ये इंतहा दर्जे का रिस्क था। वो कॉलोनी में कहां तक भागते? किरण, हरप्रीत और जसपाल हथियार लिए बैठे हुए थे। वो पकड़े जाने से ज्यादा लड़ना ज्यादा पसंद करते थे। 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद सामने मेन गेट था। कमल ने रफ्तार धीमी कर ली। रिहायशी कॉलोनी के इस गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी ज्यादा थे। जसपाल जरा सा रिस्क भी ना लेना। अगर उन्होंने रोकने की कोशिश भी की तो उड़ा देना। कमल ने दांत बेचते हुए कहा। उसकी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। तभी उनकी निगाह गेट से बाहर की तरफ पड़ी, जहां उनके पीछे आने वाली कारों के लोग खड़े थे।
वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए थे। वो लोग अपना ड्रामा खत्म करके कॉलोनी से बाहर आ चुके थे। इस वक्त कॉलोनी से निकलने वाले मेन गेट का फासला तकरीबन 2 गज रहा होगा जब एक तरफ बने हुए सिक्योरिटी गार्ड के कैबिन से एक शख्स तेजी से निकला। उसके कान के साथ सेल फोन लगा हुआ था। उसे चीख कर कहा, रोको रोको, इस गाड़ी को रोको। कमल ने एकदम से स्पीड बढ़ा दी। अगले ही लम्हे वो गेट से बाहर थे। जिस वक्त वहां मौजूद गार्ड समझते वो गेट पार कर चुके थे। जीप को इंतहाई खतरनाक अंदाज में दाएं जाने मोड़ा तो फायरिंग की आवाज आई। दोनों सियाकारें चल पड़ी थी। बिलाशुबा अब न सिर्फ इनका ताक़ब किया जाना था बल्कि पूरे अमृतसर की पुलिस इनकी तलाश में निकल पड़ने वाली थी। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो रंजीत एवेन्यू के गोल चक्कर के पास आ गए। तभी कमल ने गाड़ी को टर्न दिया और एक बड़ी सारी शॉप के सामने जीप रोक ली। फिर हंसते हुए बोला, शरीफ लोगों की तरह अपने अपने हथियार छुपाकर बाहर निकलो फौरन। ये कहते हुए उसने गाड़ी बंद की और उतरकर यूं दुकान की जानिब चल पड़ा जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो, वो वक्त जाया करने के लिए आया हो। इतने में वो भी उसके पास आ गए तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, इस शॉपिंग मॉल के अंदर ही अंदर से दूसरी जानब निकलना है। किरण और हरप्रीत अलग हो जाओ, किसी टैक्सी में बैठो, राब्ता हो जाएगा। वो शॉपिंग सेंटर के अंदर की तरफ चले गए। दोनों लड़कियां यूं दिखाई दे रही थी जैसे उनके साथ कोई मर्द नहीं है। बज़ाहिर मुतमईन दिखाई देने वाले तेजी से दूसरी तरफ के रास्ते की जानिब बढ़ते जा रहे थे। जसपाल ने यूं ही मुड़कर पीछे देखा। एक पुलिस गाड़ी इनकी जीप के पास आकर रुक गई थी। कमल निकलो, उसने बेसाख्ता कहा और कदम बढ़ा दिए। दूसरी जानब टैक्सियां और रक्शे खड़े थे। उन्हें देखते ही एक रक्शे वाला उनके करीब आ गया। वो लपक कर उसमें बैठ गए। किधर जाना है बाबूजी? जहां अच्छी सी फिल्म लगी हो, कमल ने तेजी से उकताए हुए लहजे में कहा। ये सुनते ही वो चल पड़ा। कमल ने तेजी से SMS किरण को भेज दिया मगर उनकी तरफ से कोई जवाब ना मिला। दोनों किसी हद तक परेशान हो गए। तभी उसने किरण को फोन कर दिया। किधर हो? राब्ता होते ही उसने पूछा। टैक्सी में बैठकर निकल पड़े हैं, किरण ने जवाब दिया। ठीक है, ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। रक्षा कुछ देर तक चलता रहा। तभी कमल ने उससे कहा, ओ यार, किधर लेके जा रहा है, कुछ तो बताओ। बाबूजी, दूसरा शो तो शुरू हो गया होगा। मैं अब तक सोच रहा हूँ कि आपको किधर ले जाऊं। चल फिर तू ऐसा कर, हमें किसी खाने पीने वाली दुकान पर छोड़ा और तू जा, उसने करीब आती हुई मार्केट को देखते हुए कहा। रक्शे वाले ने उन्हें वहां छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। वो मार्केट में चले गए। कुछ देर टहलने के बाद जसपाल ने कहा, अब चलें, रात गहरी हो रही है, ज्यादा रिस्क ना लें। अब हमने उधर नहीं जाना, बल्कि जब तक किसी नए ठिकाने के बारे में किरण ना बता दे, अब हमने उधर नहीं जाना। वो क्यों? उसने पूछा। वो इसलिए कि हमारी जीप पकड़ी गई है। अगरचे वो चोरी की थी, लेकिन 2 दिन से वो मेरे इस्तेमाल में थी, लोगों ने देखा है। कमल ने हंसते हुए कहा। वो घर? जसपाल ने हैरत से पूछा तो वो हंसते हुए बोला, चौकीदार जाने और वो घर, ऐसे कई ठिकाने मिल जाते हैं। वहां से अपना सामान शिफ्ट हो चुका होगा। वाह, क्या प्लानिंग है। पिछले 2 हफ्ते से जिसमिंदर भाई जी ने मेरे जिम्मे ये काम लगाया हुआ है। मैंने लफ्ज इसके मुंह में ही थे कि उसका सेल फोन बज उठा। दूसरी जानब किरण थी। उसने कॉलोनी और घर का नंबर बता दिया और पहुंच जाने को कहा। तभी फोन बंद करके बोला, लो भाई जी, ठिकाना मिल गया, चले? ये कहकर उसने इधर उधर देखा। एक टैक्सी पकड़ी और वो दोनों इसमें बैठ गए। वो एक औस दर्जे का सरकारी मुलाजमीन की कॉलोनी थी। वहां पहुंचकर लग रहा था जैसे ये तहद्दे निगाह फैली हुई है। जल्द ही वो अपने मतलूबा नंबर वाले मकान पर पहुंच गए। कमल ने टैक्सी छोड़ दी। फिर किरण से कंफर्म किया। वो बालकनी में आ गई। कुछ देर बाद वो कमरे के अंदर थे। दूसरी मंजिल पर कदरे सुकून था और काफी हद तक खामोशी। उन्होंने जूते उतारे और पलंग पर दराज हो गए। हरप्रीत किधर है? जसपाल ने पूछा तो वो वापस पलटते हुए बोली, किचन में है, हमने रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए ले लिया था। ये कहकर वो कमल वीर की जानब देखकर बोली,
हमने यहाँ नहीं रहना, इसलिए सोना नहीं, हमने सुबह से पहले यहाँ से निकलना है। ये कहकर वो चली गई। ओके मेम साहब, कमलवीर ने कहा और सामने पड़ा टीवी चला दिया। 2-4 चैनल बदलते ही इसका मतलूबा चैनल इसे मिल गया था। न्यूज़कास्टर पूरे जोशो खरोश के साथ एक एमएलए के बेटे के कत्ल की खबर के साथ उसकी जुजियात बता रही थी। पस मंजर में खिड़की से दीवार की कटी हुई तारें, सोफे पर खून के डिब्बे, मेन गेट वाले गार्ड का बयान, गमज़दा बीवी और बेहोश बच्चा दिखाया जा रहा था। कुछ देर बाद रविंदर सिंह दिखाया गया। वो कह रहा था, मैं अभी इस कत्ल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे और मेरे बेटे को कई दिनों से धमकियां मिल रही थी। ये किसी दहशतगर्द ग्रुप की कार्रवाई लगती है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि ना हम बिकने वाले हैं और ना झुकने वाले हैं। अपने देश के लिए हम कुर्बान हो जाने का जज्बा रखते हैं। बंद कर इस बहन, जसपाल सिंह ने गुस्से में कहा तो कमलवीर ने हैरत से इसकी जानिब देखा और फिर टीवी बंद करके बोला, यार मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्जिमों की तलाश किस सतह पर की जा रही है और मजीद आगे किस ट्रैक पर तलाश होगी। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, जसपाल ने कहा। क्यों? उसने हैरत से पूछा। मैंने कमीशन के 2 बंदे भी फड़काए हुए हैं और वो, जसपाल ने कहना चाहा तो वो हैरत से बोला, वो इसका मतलब है मुझे भी इसी सतह पर सोचना होगा। ये कहकर वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हंसते हुए बोला, ओ वाह यार, मैं भी पागल हूँ। जितना प्रोटोकॉल नजर आएगा उतना ही फंसेंगे। तू चल स्कूल से 2 दिन आराम कर, फिर देखी जाएगी। ये लफ्ज किरण ने सुन लिए थे। वो खाना लेकर आई थी, इसलिए बोली, कुछ भी है, यहाँ से निकलना है। इधर की औरतें बड़ी सुनगुन लेती हैं। फिलहाल खाना खाएं। आओ हरप्रीत, लेकिन मैं जरा कुछ और सोच रहा हूँ, जसपाल ने कहा। क्या? कमलवीर ने पूछा। यही कि अभी यहाँ से निकल जाऊं, वरना ओगी में वो अनुजीत को तंग करेंगे और ये अमृतसर मेरे लिए चूहेदान बन सकता है। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, कहाँ जाओगे? निकोदरिया या फिर दिल्ली? जसपाल ने हतवी अंदाज में कहा तो वो बोला, चल ठीक है, पहले खाना खा फिर सोचते हैं। वो चारों खाने के लिए बैठ गए और उनके दरमियान खामोशी आन ठहरी। नया पैराग्राफ। दिलबर का खून बहुत ज्यादा बह गया था। उसकी हालत बहुत नाजुक हो रही थी। उसका अस्पताल पहुंच जाना बहुत जरूरी था, मगर गांव में इतला देना भी बहुत जरूरी था। मैंने एक लम्हे के लिए फैसला किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अस्पताल जाने को तरजीह दी। ओए दिलबर, हौसला रखना, मैं तुझे अस्पताल लेके जा रहा हूँ, जरा सा वक्त लग जाएगा। ओए नहीं ओए, तू मुझे गांव ले चल, समझ कहानी मुक गई है। अस्पताल लेकर मेरी लाश, ओए हौसला रख। नहीं जमालिया नहीं, तुझे नहीं पता, दिलबर ने उखड़े हुए लहजे में कहा। उस वक्त तक मैं गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गया था। मैंने फैसला कर लिया कि चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद अस्पताल में दिलबर को लेके जाऊंगा। मैं उसे बेरहमी से बेबसी की मौत नहीं मरने देना चाहता था। मैंने तड़प कर कहा, दिलबर मेरे वीर, बस जरा सा दम ले, मैं तुझे अस्पताल जरूर लेके जाऊंगा। मेरे वीर, बस जरा सा हौसला, चल तू कर ले कोशिश, उसने बेदम होते हुए कहा। और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मैं अभी कुछ ही आगे गया था कि सड़क के एक तरफ मुझे कुछ मोटरसाइकिल खड़े हुए शक हुआ। मैं ठठक गया। अगर दुश्मन हुए तो मुझे भी यही ढेर कर देंगे, और अगर जिंदगी हुई तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने रफ्तार कम नहीं की और जन से इनके पास से गुजर गया। मैंने महसूस किया कि वो बाइक मेरे पीछे लग गए। दिलबर ने यकीनन पीछे मुड़कर देखा था। उसने बोला, चंद मोटरसाइकिल वाले हमारे पीछे हैं, आने दो, बस तू काबू होकर बैठ। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, लेकिन हैरत यह थी कि अभी तक किसी ने फायर नहीं किया था। मैं अगर इनकी जगह होता तब तक बाइक गिरा लेता। बहरहाल मैं अपनी पूरी तवज्जो सामने रखे हुए था और कस्बे के अस्पताल पहुंच गया।
میں نے بائک روکی تو دلبر ایک طرف لڑک گیا. میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے بائک کو ایک طرف پھینکا اور دلبر کو قابو میں کر لیا. آس پاس کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا. میں نے اسے قابو کیا اور وہیں زمین پر لٹا دیا. اتنے میں موٹر سائیکل کی روشنی ہم پر پڑی. میں دیکھ ہی نہ سکا کہ دلبر کیسا ہے. اوئے کیا ہو گیا ہے اس کو؟ چھاکے نے چیخ کر کہا تو میرے حواس ایک دم سے بحال ہو گئے. دشمنی بھری لہر ایک دم سے ختم ہو گئی تھی. جس وقت تک وہ اتر کر میرے پاس آتے میں نے اس کی نبض دیکھی جو کہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی. اوئے دیکھو یہاں کوئی بندہ ہے. فوراً ہی سب ارد گرد پھیل گئے. ایک نے میرے ساتھ دلبر کو اٹھایا اور اسے قریب پڑے ایک بینچ پر لٹا دیا. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.